ग्रीटिंग्स टू ऑल। आज हम देखेंगे कि बायोजेनी के बारे में। पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं केमोजेनी के बारे में, कैसे लाइफ फॉर्म्स केमिकल कंपाउंड से बना। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कैसे लाइफ फॉर्म्स प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से बना। ठीक है, पहला हमारा पॉइंट्स इसको हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि बायोजेनी रिफर्स टू बायोलॉजिकल ओरिजिन और सिंथेसिस ऑफ लाइफ, यानी लाइफ फॉर्म्स बनना कैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस से, यानी नॉन केमिकल कंपाउंड्स, यानी लाइफ फॉर्म्स से ही लाइफ फॉर्म्स बनना, इसको हम कहते हैं बायोजेनी। इट टेल्स अबाउट द लाइफ फॉर्म्स प्रोड्यूस फ्रॉम प्रिकर्सर प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स। ये हमने देख लिया है। Third point is the first living cells called conservates formed from aggregation of many organic molecules such as nucleoproteins, proteins and other micromolecules। जो पहले वाला सेल्स लिविंग सेल बना था उसको हम कॉन्सर्वेट्स भी कहते हैं। तो वो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या था कि न्यूक्लियोप्रोटीन एंड प्रोटीन्स एंड अदर मैक्रोमोलिकुल्स। ये कैसे एक तरीके की पैटर्न में ये आपने अन्य एक तरीके की पैटर्न में ये मिला तीनों चीज़। जैसे ये उसके बाद एक कॉन्सर्वेट्स बना, तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था। बीच में आपका न्यूक्लियर प्रोटीन रहा जो कि उनका मेन कॉन्स्टिट्यूट है। उसके बाद साइड में, आउटर साइड में उसका रहा आपका फॉस्फोलिपिड पार्ट्स, बीच में आपका न्यूक्लियो प्रोटीन पार्ट्स और आउटर एरिया में आपका पोलराइज फॉस्फोलिपिड। तो ऐसा इसको पोलराइज क्यों बोला गया कि इसका दो एंड होते थे। पहले वाला एंड, दो एंड डिफरेंट डिफरेंट चार्ज को कैरी करते थे। एक पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर पॉजिटिव चार्ज फॉस्फेट हेड एंड ये नेगेटिव चार्ज ऑन फैटी एसिड टेल। इसके टेल में नेगेटिव चार्ज होता था। ये पोलराइज्ड होते थे, यानी डिफरेंट चार्ज को कैरी करते थे डिफरेंट डिफरेंट एंड में। दिस phospholipid particles, yani polarized lipids, surrounded the nucleoprotein, surrounded the minor nucleoprotein constituent and its sinks as present day cells। अपने मॉडर्न सेल आज का सेल जैसे है उस तरीके के हिसाब से ही पहले वाला सेल भी था। यानी ये एक कहते हैं तो एक प्रोजेक्शन है कि आने वाले सेल कैसे बनेगा। तो पहले से ही वो डिसाइड हुआ था कि इस थ्योरी बोल रहा है कि पहले वाला जो प्रोटोसेल था वो भी इस मॉडर्न सेल की तरह ही कुछ दिख रहा था। It was very much favorable that the nucleoprotein was covered with the phospholipid and separated it from outer environmental intervention। क्योंकि न्यूक्लियोप्रोटीन जो कवर्ड है आपके फॉस्फोलिपिड पार्ट से, इसलिए आउटर एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत ही कम होता था। कम होने से क्या होगा कि आपका अंदर में न्यूक्लियोप्रोटीन अपने हिसाब से केमिकल प्रोसेस को कैरिड आउट करेगा आगे बढ़ने के लिए। यानी कुछ आउटर एनवायरनमेंट का इंटरवेंशन होगा तो इसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ सकते हैं, कुछ भी गड़बड़ी आ सकता है। इसलिए वो इस इंटरनल एनवायरनमेंट को फॉस्फोलिपिड ने प्रोटेक्ट किया आउटर एनवायरनमेंट से। This structure helped the inner catalyst to carry out catalytic reaction with minimum energy, which was not possible earlier due to free colloidal particles। पॉइंट देखते हैं। In due course of time, the nucleoprotein evolutionized to form RNA and then DNA। ये न्यूक्लियोप्रोटीन ही बाद में आपका इवोल्यूशन होकर RNA बना और उसके बाद DNA, जो कि हम न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं। क्योंकि ये एक सेल का मेन पार्ट होता है, यानी मेन पार्ट, यानी एक मेन हेड है, क्योंकि इससे ही सेल का सब कुछ डिसाइड होता है डीएनए की वजह से। तो धीरे धीरे हम जानते हैं कि डीएनए ही बहुत स्टेबल फॉर्म है न्यूक्लियोप्रोटीन का। ठीक है, अभी देखते हैं ओरिजिन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस
ऑर्गेनिज्म कैसे बने। Early atmosphere was the reducing one and there is no free oxygen. Therefore, the organisms which were present was anaerobes and we can classify those organisms based on their mode of nutrition. पहले वाला ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, फ्री ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए वो जो कुछ भी ऑर्गेनिज्म थे वो एनारोब्स थे, यानी ऑक्सीजन के एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाले थे। तो पहले वाला था केमो हेटेरोट्रॉप्स, यानी ये खुद से एनर्जी डिराइव नहीं कर सकता और केमिकल कंपाउंड से एनर्जी डिराइव करता था, तो इसको हम केमो हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। दीज आर द एनारोब्स, दे डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सी। हम हॉट डाइल्यूट सूप के बारे में पढ़ चुके हैं, उसमें सी में ही पहला ऑर्गेनिज्म बना था और मैक्रोमोलिक्यूल्स से वो एनर्जी डिराइव करता था, इसीलिए हम उसको केमो हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। कैसे इवॉल्व हुआ फोटोसिंथेसिस उसके बारे में हम जानेंगे, एक के बाद एक कैसे ऑर्गेनिज्म बने, उसके बाद उसका हाईएस्ट फॉर्म यानी फोटोसिंथेसिस जो बैक्टीरिया है, जो ऑर्गेनिज्म है कैसे बने हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आया केमो ऑटोट्रोप्स, ये भी केमिकल कंपाउंड से मैक्रोमोलिक्यूल से ही एनर्जी डिराइव करता था, लेकिन उसको काम में लेकर अपना खुद का ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करके उससे एनर्जी डिराइव करता था। दीज आर ऑल्सो एनारोब्स बट यूटिलाइजेस लेस कॉम्प्लेक्स nutrient and derive energy from a metabolic pathway by the process of fermentation. They generally utilizes carbon dioxide evolved from fermentation. फर्मेंटेशन करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था उसको यूटिलाइज करके और सोलर एनर्जी को ट्रैप करके वो न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करता था और उससे एनर्जी डिराइव करता था। थर्ड वाला ये है कि आपका एनोरोबिक फोटोट्रोप्स, फोटो यानी हम जानते हैं कि लाइट है, वो भी एनोरोबिक ऑर्गेनिज्म थे जो कि बिना ऑक्सीजन के एनर्जी को डिराइव करते थे, एनर्जी को प्रोड्यूस करते थे, लेकिन लाइट के सहायता से। दीज आर द फर्स्ट ऑटोट्रोप्स, पहले ऑटोट्रोप्स थे वो यूटिलाइजेस लाइट एनर्जी एंड हैविंग क्लोरोफिल, यानी लाइट एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है तो आपका क्लोरोफिल होना जरूरी है। हैविंग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट बनाता था एंड एनारोबिक वन, ये भी एनारोबिक था। चौथा वाला है आपका एरोबिक, जो कि आपका ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके और लाइट के को भी यूटिलाइज करके ये उसका एनर्जी डिराइव करता था। दीज आर नथिंग बट द सियानोबैक्टीरिया, ये सियानोबैक्टीरिया इस कैटेगरी में जाता है जो कि यूटिलाइज करता है आपका ऑक्सीजन को, नॉट फ्री ऑक्सीजन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूटिलाइज करता है, ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम जो कि फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस हुआ उसको यूटिलाइज करके आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता था। Therefore they are so called as ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग फोटोसिंथेसाइजर। हम जानते हैं कि प्लांट्स भी ये करती है कि ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके उसका वो एनर्जी डिराइव करने के बाद ऑक्सीजन को रिलीज करती है। तो सियानोबैक्टीरिया भी उस तरह का कुछ काम करता था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को और जो कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके जो भी एनर्जी डिराइव करता था उसके बाद फिर से ऑक्सीजन को वो रिलीज करता था। तो ये उसका एरोबिक फोटोट्रोपिक न्यूट्रिशन था, उस मोड का न्यूट्रिशन था। तो ये उसका एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था एरोबिक फोटोट्रोप्स और फोटोऑटोट्रोप्स का, दैट इज योर सियानोबैक्टीरिया का। तो उसके बाद ऑक्सीजन को रिलीज एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ फ्री ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर बढ़ने लगा, इंक्रीजेस इन एटमॉस्फेयर विच रिएक्ट विथ मीथेन, जो कि मीथेन से रिएक्ट किया। मीथेन पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि मीथेन भी, तो वो केमोजेनी में हम पढ़ चुके हैं इसको। मीथेन एंड एमोनिया के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड योर नाइट्रोजन भी उसने बनाया।
Gradually, this result in increasing oxidizing nature of the atmosphere and decreasing the reducing nature leads to evolution of first eukaryotic cells. तो हम जानते हैं यूकैरियोटिक सेल मोस्ट एडवांस्ड सेल है जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है ताकि वो रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन कर सके और उससे एनर्जी को डिराइव कर सके। तो धीरे धीरे ऐसे ही इवोल्यूशन होकर बायोजेनेसिस फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म बने और हमारा एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग होने लगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। डिस्क्रिप्शन में इसका आर्टिकल का लिंक दे दूंगा, आप उसको ब्राउज करके एक्सेस कर सकते हैं फॉर मोर एलाबोरेशन। थैंक यू।